देखो तो चैप्टर का नाम क्या अपना है, चैप्टर का नाम तो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, बट पहले अपने को समझना है कि एक्सेप्शन क्या होती है। तो एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है, देखो हम प्रोग्राम जब रन करते हैं और रन करने में कोई एरर आती है अपने पास, दो तरह की एरर होती है। देखो एक तो होती है रन टाइम एरर, एक होती है कंपाइल टाइम एरर। रन टाइम मतलब कब, जब हम किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, रन हो जाता है बट रन होने के बाद जैसे ही कोई वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो फिर आउटपुट नहीं आ रहा है। मतलब देखो प्रोग्राम कंपाइल कब होता है, जब उसमें कोई एरर नहीं होती। जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, मान लो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, एक्सेप्शन के नाम से एक फाइल बना देते हैं अपन। तो यहाँ पर एक्सेप्शन डॉट CPP है ना। तो देखो इस प्रोग्राम में अगर कोई एरर होता है आप मुझे बताइएगा। हैश इंक्लूड IOSTREM यूजिंग नेम स्पेस std, फिर इसके बाद मेन, और मेन के बाद अपन ने यहाँ पर अब वैल्यू लेंगे ना अपन यूज़र से A B और एक C। तो A और B की वैल्यू लेंगे पहले अपन, एंटर एनी टू नंबर्स, ठीक है। अब पहली वैल्यू किस में लेंगे अपन, A में, और दूसरी B में, है ना। बताओ यहाँ तक के कोड में किसी को डाउट है? गलती भी नहीं, सब सही लिखा अपन ने, है ना। अब मान लो मैं C की वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ A की वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ B से, A डिवाइड बाई B। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो भी डिवीजन है मेरा वो आ जाएगा। डिवीजन इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, C से। और इस प्रोग्राम को अपन क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, रिटर्न 0 लगा के, ठीक है। रन करें इसको। तो देखो यहाँ पर अगर कोई एरर आई तो इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर है। लेकिन देखो अभी क्या हो गया, चल गया। चल गया मतलब हमारे प्रोग्राम में जो कोड लिखा उसमें कोई एरर नहीं है। अब सपोज दैट कोई गलती से एरर हो जाए, जैसे सेमी कॉलन नहीं लगा, क्या नहीं लगा, सेमी कॉलन। अब मैं रन करूंगा तो अब मेरे पास क्या आएगी, एरर आ जाएगी। सेव करके रन करते हैं इसको। पिछले इतने सारे आउटपुट डिलीट कर दें, अब करते हैं इसको। तो देखो इस बार एरर आ रही है अपने पास। तो एरर क्या है, एक्सपेक्टेड बिफोर सी के पहले अपन ने क्या नहीं लगाया, ये सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो इसके कारण वो क्या आ रही है, एरर। अब ये जो एरर है इसको एरर को क्या बोलते हैं अपन, कंपाइल टाइम एरर। जो प्रोग्राम कंपाइल किया गया तब एरर है, रन नहीं हुआ प्रोग्राम अभी, ठीक है। कंपाइल टाइम एरर है, तो ये कंपाइल टाइम एरर को तो अपन ठीक है, सिंटेक्स वगैरह की गलती होती है, कुछ प्रोग्राम में गलत लिख दिया तो। लेकिन अब देखो रन टाइम में कोई एरर आ रही है क्या, अब नहीं आ रही, मतलब कंपाइल टाइम एरर कुछ है ही नहीं प्रोग्राम में। अब मैंने कुछ वैल्यू डाली, 10 को डिवाइड किया 5 से, तो देखो डिवीजन कितना आया, 2 आ गया, ठीक है। तो मतलब ना कंपाइल टाइम में एरर है और ना रन टाइम में कोई एरर है। देखो अब रन टाइम में एरर आएगी कुछ, देखना। अब मैंने 10 लिखा और डिवाइड कर दिया किससे, 0 से। देखो कुछ भी मैसेज नहीं है आ रहा, समझ में कुछ आ रहा है क्या, आउटपुट नहीं आ रहा है। पर हम चाह रहे हैं अगर 0 से डिवाइड किया तो कुछ तो आंसर आना चाहिए था। पहली बात तो अगर आप कैलकुलेटर में भी करोगे, जैसे कैलकुलेटर निकालते हैं अपन, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 डिवाइड बाय 0, तो आंसर क्या आ रहा है अपना, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ये एक मैसेज आ रहा है। बट इसमें क्या हुआ, कोई मैसेज ही नहीं आया, दिखाई दे रहा है ना। तो हम चाह रहे थे प्रोग्राम को रन किया जा रहा है, तो उस रन टाइम में भी क्या होना चाहिए हमको, कुछ इस तरीके से कैन नॉट डिवाइड बाय 0 मैसेज दिखाई दे कम से कम। उससे ये तो क्लियर हो कि अपने को जो रन टाइम प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं तो उस रन टाइम में क्या एरर है जिसके कारण हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है। तो रन टाइम एरर को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो कंपाइल टाइम एरर को तो वही कंपाइल टाइम एरर ही कहलाएगी, लेकिन जो रन टाइम एरर होती है वो क्या होती है, हमारी एक्सेप्शन होती है। और उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो चैप्टर होता है वो कौन सा होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। आ रहा है क्या समझ में, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या, आप उसको समझिए। Exception handling is the way to handle over exception. By the concept of exception handling we can handle over exception. मतलब जो आपने प्रोग्राम रन किया उस रन टाइम में जो भी एक्सेप्शन है ये उसको हैंडल करना किसका काम होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर दो बेसिकली चीजें मिलेगी आपको, एक तो ट्राई ब्लॉक मिलेगा और एक कैच ब्लॉक मिलेगा। कितने ब्लॉक मिलेंगे, दो, एक ट्राई ब्लॉक होगा और एक कौन सा होगा, कैच ब्लॉक। अब ट्राई ब्लॉक क्या होता है पता है, देखो जहां भी एरर आती है, जिस कोड में एरर आने की संभावना होती है, चांसेस होती है कि अपने को लगता है कि ये कोड अगर लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, रन टाइम में एरर आएगी, तो रन टाइम एरर का कोड अपन किस में लिखते हैं, ट्राई में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, ट्राई में। अब एक बात बताइए, रन टाइम में कहाँ पे एरर आ सकती है, जब मैं डिवाइड करूंगा तब
वैल्यू लेने में तो एरर आएगी नहीं, तो अपन क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक यहाँ लगाते हैं, लगा दिया मैंने ट्राई ब्लॉक, और ट्राई ब्लॉक के अंदर अपन क्या लिखेंगे, वो कोड लिखेंगे जिसमें एरर आने की संभावना है। तो एरर आने की संभावना किसमें, इस वाले कोड में। इतना क्लियर है, बताओ इसमें कोई डाउट है? क्योंकि देखो मैं बी की वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करूंगा तब एरर आएगी ना, कोई मैसेज नहीं आएगा अपने पास। तो हम उस आउटपुट को क्या मान रहे हैं, जो एरर मतलब कोई मैसेज नहीं आ रहा तो उसका हम एक्सेप्शन मान रहे हैं, और एक्सेप्शन माना अपन ने, तो इसलिए उसको किस ब्लॉक में अंदर रख दिया अपन ने, ट्राई ब्लॉक में। ठीक है, अब ठीक है, मैं रन करूंगा तो अभी भी एक्सेप्शन रिजॉल्व नहीं होगी। अगर ट्राई ब्लॉक में जब भी कोई एरर आती है तो वो पता है कहाँ जाती है, वो कैच ब्लॉक के पास जाती है। कहाँ जाती है, कैच ब्लॉक के पास। एंड कैच ब्लॉक रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपने जो भी ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आई है उसको क्या करे, हैंडल करे, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है वेन एवर एक्सेप्शन फाउंड एट ट्राई ब्लॉक, यदि अगर कोई एक्सेप्शन मिलती है ट्राई ब्लॉक में, इट्स इमीडिएटली थ्रू टू द कैच ब्लॉक, वो कहाँ भेज दी जाती है, कैच ब्लॉक में। एंड कैच ब्लॉक हैविंग रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल ओवर एक्सेप्शन, और कैच ब्लॉक फिर रिस्पॉन्सिबल होता है उस एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करना है। क्लियर है इतना? तो इफ इन केस कि अगर ट्राई ब्लॉक में एरर आई, अब एरर कब आएगी वो आपको संभावना माननी पड़ेगी। देखो तो एरर कब आएगी, जब हमारी वैल्यू को हम किससे डिवाइड करेंगे, बी की वैल्यू को, बी मतलब 0 रखेंगे। तो अपन एक कंडीशन रखते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर कि इफ यदि बी इज नॉट इक्वल टू 0, बी जब क्या हो 0 के बराबर नहीं हो तो वो डिवीजन कर दे। सही बात है कि नहीं, बी जब 0 नहीं है तो वो क्या कर दे, डिवीजन कर दे। लेकिन अगर सपोज को एरर मिली तो फिर वो किस में जाएगा, बी 0 होगा जब तो वो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा, और एल्स में जाएगा तो हम जो भी एरर है वो कहाँ भेज देते हैं, फिर कैच ब्लॉक में। तो एरर को भेजना है तो एक बेसिकली इसके अंदर कीवर्ड यूज करना होगा अपने को, थ्रो नाम का। जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं ना अपन, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, जैसे ही क्या बोलते हैं प्लेयर के पास में बॉल आती तो वो कहाँ भेजता है, विकेट कीपर के पास में। तो वही है कि इसके पास भी एक्सेप्शन नहीं है, तो वो थ्रो किसको करेगा, कैच को करेगा। तो कैच क्या करेगा, उस एरर को एक तरीके से हैंडल कर रहा है, कैच कर रहा है। तो थ्रो किसको करेंगे अपन, एरर किस में ही है, बी में। तो बी को अपन ने थ्रो किया, तो थ्रो जाता कहाँ है बेसिकली, ये जाता है कैच के पास में। किसके पास आएगा, कैच के पास में। और कैच में किसकी वैल्यू आ रही है, आप लिखो यहाँ पर कि एक इंटीजर बी वैल्यू आ रही है अपने पास। इतना क्लियर है? तो वो बी की वैल्यू किसने कैच की, इस बी ने। चाहो तो आप वेरिएबल बदल सकते हो कि यहाँ से जो थ्रो बी में वो कैच कौन कर रहा है, एक्स कैच कर रहा है। इतना क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, बी ही कैच कर रहा है तो अपन बी लिख देते, ठीक है। और इसका काम क्या रहेगा, ये मैसेज देगा कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0, कैन, अभी ऐसा मैसेज आ रहा था ना उसमें, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, और वैल्यू अगर चाहिए अपने को तो कैच किसने किया, बेसिकली इस बी ने कैच किया ना। तो आप बी की वैल्यू को यहाँ प्रिंट भी कर सकते हो, क्योंकि इसके पास आ गई ना, उधर थ्रो किया तो वैल्यू किसके पास आएगी, बस। और यहाँ पे क्लियर हुआ इतना, ये हटा दो यहाँ से रिटर्न 0। एक रिटर्न 0 आप कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे। क्यों लगाएंगे यहाँ पे बताओ, क्योंकि देखो अगर कुछ एरर नहीं आती, सपोज दैट यूजर ने ए की वैल्यू कुछ डाली, बी की डाली, तो अगर बी 0 नहीं हुआ तो वो डिवाइड कर देगा, और बस प्रोग्राम ये भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा अपने, ठीक है। लेकिन अगर सपोज दैट यूजर ने 2 वैल्यू डाली और बी उसमें क्या है 0 है, तो ये पहले ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई ब्लॉक चलेगा और ये चेक करेगा कि बी इज नॉट इक्वल टू 0, क्या बी 0 नहीं, पर हो सकता है यूजर ने 0 डाला, ठीक है। तो 0 लिखा है तो वो कहाँ जाएगा, एल्स पे जाएगा, और एल्स पे जाएगा तो वो क्या करेगा, बी को थ्रो किसके पास जाएगा, कैच के पास, कैच करेगा, बी को कैच करेगा और फिर ये मैसेज दिखा देगा, और फिर एक रिटर्न 0 आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। आ रहा क्या समझ में? लेकिन बताओ कैच कब चलेगा, जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ एरर मिलेगी तब जाके कैच चलेगा। सही बात है ना? तो कंडीशन एक्सेप्ट नहीं हुई तो अपने आप कर देगा वो, तो एल्स में। हाँ वो एल्स में भेजेगा ना। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कैच थोड़ी चलेगा। सही बात है कि नहीं, इफ की कंडीशन ट्रू तो डिवीजन आएगा ना। लेकिन अगर नहीं होगी तो फिर कैच चलेगा अपना, ठीक है। एक बार रन करते हैं इसको। तो देखो मैंने 10 लिखा और 5 लिख दिया, तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर से मैं चलाता हूँ एक बार, इस बार मैं 0 लिख के देखता हूँ। तो 10 लिखा, बी 0। अब देखो अब मैसेज क्या आ रहा है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो इस बार कौन चला, कैच चला। तो आपको ऐसी संभावना माननी पड़ेगी कि हमारे प्रोग्राम में अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये कैच एग्जीक्यूट होना चाहिए। आ रहा समझ में? तो ये रन टाइम एरर होती है कि रन टाइम में आपको कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई फंक्शन आपने प्रोग्राम बनाया, तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे। तो उसके लिए आप फिर क्या करोगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिख दोगे जिसमें एरर होगी, और उस जो भी एरर है उसको आपको थ्रो करवाना है, और वो थ्रो की जाएगी कहाँ पे, कैच में, और फिर कैच में जो ही मैसेज देना है वो अपन दे सकते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है।
तो ये तो हुआ कौन सा अपना एक्सेप्शन। कोई डाउट इसमें? नहीं। अब देखो इसके बाद अपन इसको हटाते हैं यहाँ से। डिफॉल्ट आर्गुमेंट बताया था क्या मैंने अभी? नहीं बताया। वो कि हम फंक्शन को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिक वैल्यू ले लेता है फंक्शन से। देखो कैसे, ये शायद अभी 3-4 दिन पहले ही किया था कि आपकी बेस में करा था। फंक्शन को डिफॉल्ट वैल्यू देना कि कोई वैल्यू नहीं देते तब भी फंक्शन चलना चाहिए। ये तो करा दिया था। ऐसा कुछ ध्यान आ रहा मुझे। चलो एक बार देख लेते, शायद कोई आया नहीं हो। ठीक है, तो फंक्शन का नाम क्या है? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। देखो तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? FAULT, FAULT मतलब हम फंक्शन को पहले से एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। वी कैन गिव अ डिफॉल्ट वैल्यू टू द फंक्शन कि अगर हम कोई भी अगर कोई फंक्शन के अंदर वैल्यू पास नहीं कर रहे तो वो फंक्शन देखो कब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप उसको वैल्यू नहीं दोगे। क्योंकि अगर आपने विद आर्गुमेंट से बनाया फंक्शन, जैसे सपोज एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ देखना हैश इंक्लूड एस सॉरी आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है ना, क्लियर इतना? अब मैं क्या करूँगा, क्लास छोड़ते हैं अभी। एक फंक्शन बनाया void, फंक्शन का नाम क्या रख दिया मैंने? xyz। क्या रख दिया? xyz। और इस फंक्शन को अपन कितने आर्ग्यूमेंट देंगे? जैसे 3 आर्ग्यूमेंट देंगे। कितने? 3। तो 3 इंटीजर वैल्यू पास की जाएगी, हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हमने फंक्शन को कॉल किया, मेन के अंदर गए और फंक्शन कॉल किया। क्या नाम है फंक्शन का? xyz। कितनी वैल्यू पास करी अपन ने? 3 वैल्यू पास कर दी। अब ये कॉल हुआ तो वो जाएगा कहाँ पे? उसकी डेफिनेशन में, तो अलग से डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख देते हैं void, फंक्शन का नाम क्या है? xyz। और एक वैल्यू कौन लेगा? एक a लेगा, दूसरी वैल्यू कौन लेगा? b, और तीसरी कौन लेगा? c। ठीक है, और उन वैल्यूज को शो करवाना है जैसे मुझे। तो अपन a की वैल्यू कहाँ शो करवाएंगे? a की वैल्यू a से, न्यू लाइन में b इक्वल्स टू वैल्यू कहाँ शो करेंगे अपन? b से, और उसके बाद फिर न्यू लाइन में c इक्वल्स टू वैल्यू कहाँ शो करवाएंगे अपन? c से। इतना क्लियर है? अब देखो ये फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो ये जाएगा इसकी डेफिनेशन में 10, a के पास आ जाएगा 20, b के पास 30, c के पास, और वो तीनों वैल्यू क्या हो जाएगी? शो हो जाएगी। टैब डिस्टेंस में होना चाहिए /t लगा देते हैं और यहाँ /n। टी से मतलब ऐसे होता है। हाँ, वो 4 स्पेस का डिस्टेंस छोड़ के आगे बढ़ेगा। ये दिख जाएगा, देखा ना, 4 स्पेस का डिस्टेंस /t से और /n जो लगाया वो न्यू लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो तीनों वैल्यू क्या हो गई? सो चलो अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पर अगर फिर से xyz को कॉल करूँ और अगर कुछ नई वैल्यू पास करता हूँ ऐसे, अब मेरी वैल्यूज क्या आएगी? ये भी आएगी, और ये क्योंकि 2 बार कॉल हुआ ना फंक्शन, इस बार ये वाली वैल्यू दिखेगी। ये देखो, ये देखो, तो दिखाई दे रही। पर अगर मान लो कि मैं एक आध वैल्यू कम पास कर देता हूँ फंक्शन के अंदर, इस बार मैंने कॉल किया तो एक वैल्यू कम पास कर दी, अब बताओ, अब एरर आएगी ना, क्योंकि उस फंक्शन को कितने देखो xyz को आपने कॉल किया, आपने पहले ऊपर डिफाइन कर रखा है कि फंक्शन के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट भेजेंगे और आपने कितने भेजे? 2। अब जब फंक्शन कॉल होगा तो वो बोलेगा ना कि आपने डिफाइन तो 3 किया बट दे आप 2 रहे हो, तो वो एरर देगा ना अपने को। देखो वो एरर आ जाएगी। ये देखो दे रहा है इस वाले में एरर, क्या बोल रहा है? एरर जो है टू फ्यू आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन। कुछ अपन ने आर्ग्यूमेंट कम दिए है ना, 3 देना है और हमने कितने दिए दिख रहा है यहाँ पे 2। देखो ऊपर डिफाइन करा ना अपन ने 3 का, और आपने दिए कितने? 2। तो नॉट डिक्लेयर्ड हेयर, देखो ऐसा डिक्लेयर करा अपन ने उसको, तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 3 देने पड़ेंगे। लेकिन हम चाह रहे नहीं, अगर हम 2 भी दी तो भी काम करना चाहिए, तो फिर फंक्शन को आपको डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती? डिफॉल्ट। तो अपन एक काम करते हैं, हम a को भी फंक्शन जब बना रहे हो उस समय डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं, तो ये हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी फंक्शन। इतना क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं। अब क्या होगा, हमने ये डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, अब देखो 50 और 60 की तो वैल्यू हमने खुद दी, तो वो 50 60 तो ले लेगा,
बट हमने सी की वैल्यू नहीं दी, तो सी की वैल्यू क्या ले लेगा वो, जो डिफॉल्ट वैल्यू दी है अपन ने। आ रहा क्या समझ में? तो इस बार बताओ लास्ट वाले का आउटपुट क्या आएगा? ओनली 30, 50 60 30 आएगा ना, ये देखो ले लिया उसने। चलो अब एक बात बताओ, अगर मैं एक ही वैल्यू पास करूँ अब क्या आएगा? 90 20 30 हो जाएगा ना, क्योंकि एक वैल्यू तो पास करी है तो वो एक वैल्यू तो ले लेगा, लेकिन दो नहीं दी अपन ने, दो कहाँ से लेगा? वो डिफॉल्ट वाली वैल्यू लेगा जो ऊपर सेट कर रखी है अपन ने। इतना क्लियर है? क्यों वजह से क्यों ही लेगा वो? क्या चीज़? डिफॉल्ट से क्यों लेगा? डिफॉल्ट से क्यों ले रहा है ऐसा समझना चाह रहे हैं अपन, ठीक है। देखो हमने फंक्शन को ऊपर जब डिफाइन किया था यहाँ पे, तो हमने उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी थी, हम केवल फंक्शन को वैल्यू कहाँ से दे रहे थे? जब कॉल कर रहे थे तब। पर यूजर ने इन केस ऐसा हुआ कि कभी वैल्यू कम पास करी, अब कोई फंक्शन बनाया आपने ऊपर डिफाइन किया कि 3 वैल्यू देंगे, बट फंक्शन को हम दे कितने रहे हैं? 2 ही दे रहे हैं या 1 ही दे रहे हैं, अब बाकी की वैल्यू कहाँ से लेंगे? फिर तो एरर दे रहा ना वो। तो फिर हम फंक्शन को डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं कि इफ यूजर अगर कम वैल्यूज पास कर रहे हैं तो फिर वो डिफॉल्ट वैल्यू ले ले। तो इसमें कितनी पास करी अपन ने? 1, अब वो बाकी की कहाँ से लेगा? यहाँ से लेगा ना, ये देखो। तो 90 बाकी की, कोई डाउट? अब एक बात बताओ, अगर मैं एक भी पास नहीं करूँ तो अब क्या होगा? अब वो सारी डिफॉल्ट ले लेगा ना, क्यों? क्योंकि हमने एक भी नहीं दी ना, और एक भी देंगे तो कौन सा वाला? ऊपर वाला चलेगा, ये देखो। कोई डाउट इसमें? नहीं। तो ये होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट कि फंक्शन को अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हो तो आप डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, कि ताकि आप वैल्यू नहीं भी पास करो फंक्शन को तो ऊपर से जो वैल्यू डिफॉल्ट होगी वो ले लेगा। बट इसका एक रूल है, आपको डिफॉल्ट वैल्यू देना तो है, बट पता है ऐसा नहीं कि कहीं से भी दे देना है। मतलब जैसे मान लो मैंने 20 को नहीं दिया क्या? बी को नहीं दिया, मतलब तो एरर हो जाएगी इसमें। क्यों? जहाँ से आप एक बार वैल्यू देना स्टार्ट करते हो उसके बाद के सभी आर्गुमेंट में आपको डिफॉल्ट वैल्यू देनी ही पड़ती है। हाँ ऐसा है कि सपोज अगर आपने ए में नहीं दिया है तो चल जाएगा, बी और सी को दिया, क्योंकि बी से दिया तो बी के बाद में सभी में होना चाहिए, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया उसके बाद के सभी में आपको क्या देनी पड़ेगी? डिफॉल्ट। चलो मैं ए और में बी में नहीं तो सी में तो चल जाएगा, ए और बी में नहीं रहता सी में तो चल जाएगा। हाँ चल जाएगा, क्योंकि सी में दिया तो ठीक है, बट उसके बाद भी अगर कुछ होगा तो फिर उनमें भी होना चाहिए। पहले में नहीं हो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट ऐसा है कि जहाँ से दिया ऐसा नहीं खाली नहीं होना चाहिए बीच में, फिर कोई जहाँ से दिया उसके बाद के सब में नहीं तो एरर देगा फिर अपने। ये एक रूल है इसका, क्लियर है इतना? तो वो डेफिनेशन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की, देखो मैं बताया था। अच्छा ओपन कर ही रखा था, ठीक है। ये देखो, बाय द कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वी कैन गिव डिफॉल्ट वैल्यू टू द आर्ग्यूमेंट। हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। इफ यू डोंट सप्लाई एनी आर्ग्यूमेंट सो इट टेक्स डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हम आर्ग्यूमेंट सप्लाई नहीं करते तो वो डिफॉल्ट वैल्यू लेता, अदरवाइज पास द वैल्यू, और नहीं तो फिर जो वैल्यू पास करी बोलेगा। अब इसका रूल जो है, रूल इसके अंदर लिखा है कि नहीं? रूल नहीं लिखा, चलो मैं रूल लिख देता हूँ यहाँ पर आपके नोट्स में कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट क्या है। रूल ये है कि अगर आपने एक बार वैल्यू दी, once we have started giving a default value to the function, यदि आपने किसी फंक्शन को डिफॉल्ट वैल्यू दी है, सो all the next argument must contain a default value। तब उसके बाद के सभी में क्या होना चाहिए? एक डिफॉल्ट वैल्यू होनी ही चाहिए। कोई डाउट इसमें? कहाँ चली गया? ये आपको बस याद रखना है इतना, तो एरर नहीं आएगी। जहाँ से दी उसके बाद में सब में देनी पड़ेगी। कोई डाउट इसमें हो तो बताओ, इसको समझे अपन आप? नहीं? चलो तो ये भी हो गया अपना डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कंसेप्ट। अब समझते हैं अपन इसको, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा अपन ने। देखो नॉर्मली हम जैसे अगर एक प्रोग्राम बनाए छोटा सा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है? देखो नॉर्मली एरे तो ऑब्जेक्ट तो अपन बनाते ही क्लास का, एक ऑब्जेक्ट बनाते, 2 बनाते, 3 बनाते, जितनी जरूरत हो उतने ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन, ठीक है। तो एक हेडर फाइल लिखते हैं अपन, iostream यूजिंग नेम स्पेस std, फिर इसके बाद अपन ने लिया क्या, क्लास का नाम क्या रख दूं मैं, ऐड रख दूं, एडिशन करवा लें, और प्राइवेट के अंदर क्या ले लें, 2 मेंबर ले लेते हैं, एक तो ए ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं।
ठीक है। और फिर अब इनकी वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं void किस नाम से बना लो, गेट नाम से बना लेता हूँ। void गेट, गेट मतलब अपन यूजर से वैल्यू लेंगे और ये फंक्शन जब कॉल हो तो क्या बोलेगा, एंटर एनी टू नंबर, और दोनों वैल्यू सेपरेटली हम यूजर से इनपुट लेंगे, फर्स्ट ए में और दूसरा बी में। इतना क्लियर है, ए और बी में वैल्यू आ जाएगी। अब उनको ऐड, प्राइवेट में और प्रोजेक्ट में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, वो भी चल जाएगा। बट वो इनहेरिटेंस जब करते हैं ना तब लगाते हैं अपन मोस्टली, क्यों, बिकॉज ये जैसा प्राइवेट अगर कर दिया अपन ने, अभी प्राइवेट है तो पता है ये डेटा मतलब किसी दूसरी क्लास में नहीं जाएगा, ए और बी की वैल्यू नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएगी, लेकिन अगर प्रोटेक्टेड कर देंगे तो चली जाएगी, ऐसा है। तो आप लगा भी सकते हो, जब इनहेरिटेंस करेंगे तब आप लगा सकते हो, बाकी इसमें भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये कि उधर का डेटा इनहेरिट हो जाता है। एक और बनाते हैं, कौन सा बनाने, वॉइड गेट हो गया, एक सम बना ले, और सम क्या करेगा, एडिशन परफॉर्म करवाएगा ना, तो एडिशन इज और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, a प्लस बी से, हो गया काम। और प्रिंट होने के बाद में लाइन एंड हो जाए, या यही स्लैशन लगा देते ना अपन, क्यों स्लैशन, और ठीक, चलो इतना क्लियर है। अब देखो, अब एक काम करते हैं अपन, अब मेन के अंदर जाते हैं। अब मैं यहाँ पे फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉल करना पड़ेगा, कौन से, गेट को। तो पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, क्लास का नाम क्या है, ऐड, और ऐड क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बना लिया अपन ने, एक डबल ए नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, क्या बना लिया। अब देखो ये अगर डबल ए अपन लिखते हैं तो क्या होता है, पहली बात तो जितनी भी वो क्लास के अंदर चीज़ें वो सब आती है एक ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट बना डबल ए, दिखाई जरा, बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट बना लिया डबल ए, और डबल ए के अंदर देखो एक तो क्या इसका सेक्शन दिखेगा, प्राइवेट है उसके अंदर, और एक कौन सा पार्ट था, पब्लिक है ना, दो दिख रहे थे सभी को, एक प्राइवेट था और एक क्या था, पब्लिक। प्राइवेट के अंदर क्या क्या दिख रहा था, दो वेरिएबल, एक ए था और एक क्या था, बी था। और पब्लिक के अंदर क्या था, एक गेट नाम का फंक्शन और एक क्या नाम था, सम, ऐड था, सम था, नहीं यार, सम नाम का फंक्शन, एसवीएम सम, ये दो फंक्शन। इतना क्लियर है, तो इस ऑब्जेक्ट में आ गए। हमको क्या करना है, अगर इस गेट को कॉल करना है तो हमको डबल ए से कॉल करना पड़ेगा, किसको, गेट को, डबल ए से क्यों बोल, क्योंकि क्लास बेसिकली क्या है, ये एक मैप है, ये ब्लूप्रिंट है, और ब्लूप्रिंट बेसिकली, ब्लूप्रिंट जब तक कोई रियल इंस्टेंस नहीं होगा तब तक कोई यूज़ नहीं होगी क्लास। मतलब जैसे एक बात बताओ जैसे ये क्लास है अपनी, और इस क्लास के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इस क्लास का यूज़ कैसे होगा। अब ऑब्जेक्ट कौन है, अपन, अब क्लास तो है लेकिन ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए ना, जब जाके तो हम उस क्लास का यूज़ कर पाएंगे। क्लास के अंदर की, अब जैसे फैन है, फैन कौन यूज़ करेगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, अपन भी एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ जितनी भी इस क्लास में चीज़ें दिख रही है वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट होगा तभी तो क्लास की चीज़ यूज़ होगी। अब उस क्लास के अंदर ही फंक्शंस है, अभी यूज़ कैसे होंगे, ऑब्जेक्ट से होंगे। आ रहा समझ में, अपन भी ऑब्जेक्ट है ना, तो इस फैन का यूज़ करना है तो कौन करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, मतलब अपन करेंगे। वही कि क्लास के अंदर की चीज़ एक्सेस कैसी होगी, ऑब्जेक्ट से होगी, तो ऑब्जेक्ट ही कॉल करेगा किसको, उस फंक्शन को। आ रहा क्या समझ में, क्लियर है इतना। ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होती है क्लास की सारी चीज़, इसीलिए डबल ए से कॉल किया गेट को, तो गेट फंक्शन क्या बोलेगा, ए और बी की क्या करना है, वैल्यू एंटर करना है। तो एक वैल्यू ए में चली जाएगी, दूसरी किस में चली जाएगी अपनी। इतना क्लियर है, समझ में आएगा, नहीं कोई डाउट इसमें। अब उसके बाद क्या होगा, अब डबल ए से ही मैंने कॉल किया किसको, सम को कर दिया कॉल, तो एक आ जाएगा, यहाँ से कॉल जाएगी सम के पास में, और फिर वो दोनों वैल्यूज को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, तो ए प्लस बी का जो भी आंसर है वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए एक बार, फर्स्ट नंबर 3 और 4, देखो क्या आया 7। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे दो नए नंबर और ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं, एक और बनाना पड़ेगा। तो ये बना लिया अपन एक और, तो देखो जब एक और ऑब्जेक्ट बना तो वो भी तो उस, ये जो ऑब्जेक्ट बना ये सेम एज बनेगा ना, क्योंकि वो एक ही क्लास का ना, सेम क्लास का। तो यहाँ पर अपन इसको कॉपी कर, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपना, कौन सा हो गया, डबल बी। इतना क्लियर है। अब इसमें तो वैल्यू जैसे कुछ डाल दी यूजर ने 2 और 4। अब अगली वैल्यू जो है, हम जैसे आप डबल बी में कॉल कराएंगे, डबल बी को डबल बी से कॉल करेंगे ना इस बार,
दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे पहले को भी और गेट को भी। पहले तो गेट को कॉल करेंगे ना, पहले वैल्यू लेनी पड़ेगी अपने को, और फिर उसके बाद उसका आंसर शो करने के लिए किसको कॉल करेंगे, सम को। इतना क्लियर है। तो ये वाला देखो, पहली बार में तो ये वाला चलेगा ना, फिर दूसरी बार में ये वाला चलेगा। इतना क्लियर है, सही बात है कि नहीं। अब देखो मैं रन करूँ उसको तो दो आउटपुट आएंगे मेरे पास, एक 43, 54, 97, 99 और 44, कितना हो गया 144। इतना क्लियर है। अब एक बात बताओ मुझे, मुझे ऐसे 10 अलग अलग नंबर ऐड करना, अब क्या करना पड़ेगा, 10 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। हाँ तो वही तो है कंसेप्ट कि अपने को 10 अगर 100 बनाना तो क्या 100 बनाएंगे, ऐसे डबल ए डबल बी डबल सी, तो फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे ना अपन किसमें, एरे में। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको कन्वर्ट कर लो एरे में, 100 साइज का बन गया, हो गया। तो 100 बार लिखना नहीं पड़ेगा ना कम से कम अपने को, आ रहा समझ में। तो अपन एरे में करनी, 10 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 3 ही लेते काफ़ी, क्यों चलेगा ना 3। अब उसको क्या बार बार कॉल करना पड़ेगा, नहीं तो लूप लगा देंगे अपन, सही है कि नहीं। अब देखो इसका डायग्राम आप समझो पहले तो, हालांकि वो तो बड़ा बना, इसको छोटा कर लेते हैं अपन। कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे ऐसे, 3 बनेंगे ना, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ओ माय गॉड, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गए, कॉपी पेस्ट। ये देखो एक ये बना और एक कौन सा बनेगा, तो ऐसे कितने ऑब्जेक्ट बन गए बताओ, 3 बन गए। अब इसका नाम क्या रहेगा बताओ, एरे की इंडेक्सिंग कहाँ चालू होती है, 0 से ना। तो बेसिकली ये A3 है ना, तो ये तो डबल ए 0 इंडेक्स हो जाएगा ना, डबल ए का कौन सा इंडेक्स 0, पता है ना एरे की इंडेक्सिंग 0 चालू होती है। ये कौन सा हो जाएगा, डबल ए का 1 इंडेक्स, और ये वाला डबल ए का 2। अब बताओ मुझे अगर ये वाला कॉल करना है, ये गेट, तो कैसे करेंगे, डबल ए के 1 से कॉल करेंगे ना गेट को। अगर मान लो मुझे सम को कॉल करना है तो मैं कैसे करूँगा, डबल ए के 2 से सम को कॉल करूँगा। तो अपन एक काम करते हैं, लूप लगाते हैं 0 से लेकर कहाँ तक का, 2 तक का, और बस वो 0 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, तो वो कॉल करते रहेगा। तो हम थोड़ी करेंगे बार बार कि ऐसे ऐड के डबल ए के 0 इंडेक्स से कॉल करो किसको, गेट फंक्शन को, फिर सेम चीज़ डबल ए के 1 से करो, ऐसे बार बार थोड़ी करेंगे अपन। तो अपन क्या करेंगे, एक लूप लगा लेते हैं। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं अपन क्या, आई, और फिर लूप लगाया फॉर आई को चालू करते हैं कहाँ से, और लेके कहाँ तक जाएंगी, लेस देन और इक्वल टू 2 है ना, 2 तक ले जाना है ना, 0 से 2 तक। और आई को क्या देंगे अपन, इंक्रीमेंट, ठीक है। अब बस जब ये कॉल 0 हो, 0 छोटा होगा 2 से, तो कॉल करना चाहिए डबल ए के से, आई से, आई लेना पड़ेगा ना, आई क्योंकि क्या है अपना 0 है ना, तो 0 छोटा होगा 2 से, तो डबल ए के 0 से कॉल किया, मतलब अपन ने डबल ए के 0 से किसको कॉल करा अपन ने, गेट को। इतना क्लियर है। बस अब वो 3 बार चलेगा देखो। अभी ये पहली बार जब चला तो 0 के लिए चल रहा है, डबल ए का 0 गेट कॉल कर रहा है। अब डबल ए के किसने कॉल किया, तो लूप फिर चला 1 ने, फिर तीसरी बार चला तो ये अब किसने किया, डबल ए के 2 वाले ने, बस। और 3 में तो एंड हो जाएगा, तीनों वैल्यूज ले ली, पर अभी आंसर तो आ ही नहीं रहा, तो किसको कॉल करना पड़ेगा, सम को भी कॉल करना पड़ेगा। तो फॉर आई वापस 0 से कॉल करो, किसके लिए, लेस देन और इक्वल 2 तक जाना है ना, और आई को क्या दे देंगे अपन, इंक्रीमेंट। आ रहा क्या समझ में। तो फिर डबल ए के आई से अपन कॉल करेंगे इसको, सम को, तो वो एक बार 0 के लिए कॉल करेगा, फिर 1 के लिए और एक 2 के लिए। तो जब डबल ए के 0 इंडेक्स में जो वैल्यू जाएगी, देखो तो जो पहली वैल्यू जाएगी यहाँ पे, वो उनका सम कर देगा, यहाँ जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 3 और 2 हो गया, और 7 9, ऐसे कुछ भी आप डाल दो। इतना क्लियर है। अलग अलग वैल्यू जाएगी। अब वो पहले डबल ए का 0 सम को कॉल कर देगा, फिर डबल ए का 1, फिर ये। आ रहा क्या समझ में, ठीक है ना। पहले क्या हुआ था, जब ऊपर वाला लूप चलेगा, ये ऊपर वाला चलेगा, तो ये वाला कॉल होगा ना गेट, क्यों, एक बार ये करेगा, एक बार ये, एक बार ये, तो तीनों वैल्यू ले लेगा पहले तो सभी वेरिएबल्स। फिर सम को कॉल करवाया तो वापस से सम को कॉल किया, जब सम करवा देगा। ये देखो, तो अपन ने रन किया 32 43 दिख रहा है, दूसरा नंबर और फिर तीसरा नंबर। तो देखो तीनों का एडिशन आ गया, पहले वाले का 75, दूसरे का 80 और तीसरे का। एक काम करते हैं ना अपन, इसको स्लैश एन लगा दे, तो सब अलग अलग नहीं मिलते हैं। बताओ अब कोई डाउट इसमें किसी को,
तो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको कन्वर्ट किस में कर देना है, एरे में। तो उससे क्या होगा कि आपको बार बार ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने पड़ेंगे नए नए। नहीं तो पता चले डबल ए बनाओ डबल ई बनाओ, अब 100 ऑब्जेक्ट बनाना है तो 100 ऑब्जेक्ट बनाने बैठ जाएंगे अपन, बहुत लंबा हो जाएगा ना वो। तो फिर आप क्या करो, उसको कन्वर्ट कर लो उसी को किसमें, एरे में। ठीक है, तो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। चलो ये भी हो गया क्लियर अपने को। सर वो दूसरा वाला फॉर लूप किसके लगाया था? कौन सा? ये बेटा सम को कॉल करने के लिए। पहले तो वैल्यू लेगा वो, फिर सम को भी कॉल करवाया ना अपन ने कि जो वैल्यू गई उनका सम हो, नहीं तो प्रिंट नहीं होगा ना सम। इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। फंक्शन डिफाइन आउटसाइड द क्लास भी हो गया। नहीं, अभी फंक्शन डिफाइन आउटसाइड द क्लास पढ़ा कि नहीं? क्यों? आपने पढ़ा फंक्शन डिफाइन आउटसाइड द क्लास? क्लास के बाहर किसी फंक्शन को कैसे डिफाइन करते? चारों आवाज आ रही कि नहीं? ठीक है गायब। देखो क्लास के बाहर किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं वो अपन समझते हैं। देखो तो क्लास के बाहर मतलब अभी तक अपन क्या कर रहे थे, क्लास को मतलब फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर रहे थे ना। अब कहाँ डिफाइन करना है? बाहर। देखो कैसे करेंगे, तो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फंक्शन डिफाइन आउटसाइड द क्लास। इतना क्लियर है? मतलब फंक्शन को कहाँ डिफाइन करना है, क्लास के बाहर। देखो तो कैसे करेंगे। हेलो, हाँ मेरे ज़्यादा अभी 2 पेज को मर्ज करना है। 7 बजे वाले भी 6 बजे वाले। बाद मैडम ने बोला ना नहीं आ पाएंगे बहुत सारे। देख लेता हूँ मैं कितने आ रहे हैं। अभी कम होंगे तो फिर मैं नीचे आ जाऊंगा। किधर आ जाऊंगा? देखो तो पहले तो हेडर फाइल हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम strem यूजिंग व्हाट नेम स्पेस std, फिर उसके बाद क्लास का नाम क्या रख दें, वो ऐड ही रख देते चलेगा। और फिर इसके अंदर हाँ मैम, तो देखो अपन ने क्या किया, 2 वेरिएबल लिए पहले तो, फिर एक गेट नाम का फंक्शन बनाया, बट इस फंक्शन को मैं यहाँ नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, बाहर डिफाइन करूँगा। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, वाइड एक सम नाम का बनाया। तो बस मैं डिफाइन यहाँ नहीं करूँगा, आपका करूँगा क्लास के बाहर। इतना काम खत्म। तो उससे क्या क्लास छोटी हो जाती है। अब जैसे मान लो अगर एक क्लास अगर हर फंक्शन को अंदर डिफाइन करते चलेंगे तो बहुत बड़ी नहीं हो जाएगी क्लास। अभी 2 ही फंक्शन, आप जब बड़े प्रोग्राम करोगे तो क्या होगा, फिर क्लास की डेफिनेशन हर एक के अंदर अंदर लिखोगे तो बड़ा हो जाएगा वो। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, उसको क्लास के बाहर डिफाइन करते। देखो कैसे, सबसे पहले आप क्या करोगे, फंक्शन का रिटर्न टाइप देना, फिर अपनी क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, फिर एक ऑपरेटर लगेगा, इसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, जो क्लास के अंदर जितने भी चीजें होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए लगाते हैं अपन। तो क्लास के अंदर कौन से फंक्शन को अभी एक्सेस करना है, गेट फंक्शन को। इतना क्लियर है? अब ये फंक्शन क्या करेगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यूजर से वो 2 नंबर मांगेगा, एंटर द 2 नंबर। इतना क्लियर है? और उसके बाद फिर क्या करेंगे, सीन एक को ए में और एक को किसमें, डन। इतने में कोई डाउट है क्या? नहीं। अब देखो फिर अपन क्या करेंगे, वाइड एक सम नाम का फंक्शन, इसको भी तो डिफाइन करना है ना सम। तो अभी तक अपन बाहर कर रहे थे बस, अगर सॉरी अंदर कर रहे थे, बाहर करो अगर आप तो बस उसमें आप कुछ नहीं, पहले क्लास का नाम देना पड़ता है, फिर फंक्शन का नाम देना, कि इस क्लास के इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, एड क्लास के सम फंक्शन को। इतना क्लियर है? फिर उसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा, एडिशन करेगा। और क्या करेगा, एडिशन इज ए प्लस बी, काम खत्म। और क्या करेंगे, फिर इसको कॉल करवा लेंगे बस फंक्शंस को। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डबल ए, चलेगा। डबल ए से कॉल करा किसको, गेट को, और डबल ए से कॉल करा किसको, और बस एक बार ही करना है। मैंने कहा ठीक है, एक ही बार कर लेते हैं और उसको टर्मिनेट कर, खत्म। तो वो क्लास के अंदर नहीं जाएगा, वो क्लास के बाहर ही कॉल हो जाएगा फंक्शन। किसके अंदर ये फंक्शन है, हाँ ठीक है। तो वो इस बार तो क्लास कितनी छोटी सी हो गई देखो। और पहले क्या था, ये चीज़ अंदर लिख रहे तो क्लास बड़ी हो रही थी। कोई डाउट इसमें?
तो एक बार रन करते हैं। तो 3 और कोई डाउट इसमें? बताओ, समझ में तो नहीं आया? आ गया? ऐसा करना है अपने को, इसको ऑफ कर दे पहले रिकॉर्डिंग को।